नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल 26 अप्रैल। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मई में यानी कि 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी। राजीव कुमार ने कहा है कि हमारे मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2,18,000 मतदाता शामिल हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर पर जाकर मतदान करवाया जाएगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार भी मिलेगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान शुरू हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई थी और इस पर प्राइम एजेंडे में खास तौर पर आज चर्चा करने वाले हैं कि महाकुंभ जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग तारीखों के वोटिंग के दिन को लेकर उस बाबत इस महासमर में किस सियासी दल की कितनी तैयारी है, मोदी की गारंटी चलेगी या फिर सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले के साथ 80 लोकसभा सीटों पर कुछ कमाल दिखाएगा। उससे पहले चर्चा में चलने से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी थोड़ी सी तस्वीर समझा देते हैं। देखिए, यहाँ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अगर आप पूरी इस स्क्रीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तारीख पर कौन कौन से चरण का मतदान होना है। 7 चरणों में आपको बता दें कि चुनाव होगा और ऐसे में पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को है, दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को है, तीसरा चरण 7 मई को है और चौथा चरण आपको बता दें कि 13 मई को है। वहीं पर अगर 5वें चरण की बात की जाए तो 20 मई को वोटिंग होगी, छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, 7वें चरण की जो वोटिंग है वो 1 जून को होगी और जो मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है वो 4 जून निर्धारित की गई है। यानी कि इन 7 चरणों में अलग अलग तारीखों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदाता जो भी फैसला करेंगे वो फैसला सामने आएगा 4 जून को और पता चल जाएगा कि जनता ने किसके दावों और वादों पर भरोसा किया है। अलग अलग एजेंडे के साथ, अलग अलग मुद्दों के साथ सभी सियासी दल मैदान में हैं और इस बाबत चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने के बाद आपको बता दें कि एक तरफ जहां चुनाव आयोग कह रहा है कि हम मतदान करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाकायदा इन तारीखों को लेकर कहा कि अब वो महापर्व शुरू हो चुका है जिसका अभी तक इंतजार किया जा रहा था। बीजेपी तैयार है जनता के विश्वास के साथ, परिवारजनों के साथ एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी तैयार है, एनडीए तैयार है, 80 सीटों पर कमल खिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भी दावा है। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर 80 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए बिल्कुल आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बाकायदा स्वागत किया है यहाँ पे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उन्होंने कहा कि पीडीएफ फार्मूले के साथ जो विपक्ष है वो जनता के बीच जाएगा। कांग्रेस और सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का मुकाबला होना है और ऐसे में 7 चरणों में चुनाव होगा ये और 7 चरणों का दौर है। ऐसे में कई मुद्दे हैं। अगर देखा जाए तो मेगा एजेंडा, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आर पार, बेरोजगारी पर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महासमर के मेगा एजेंडों की बात करें तो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग बीजेपी करेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पर भी बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पीडीएफ फॉर्मूले के भरोसे सपा है और उसके साथ ही मोदी की गारंटी के सहारे बीजेपी इस समर को पार करने में जुटी हुई है। तो ऐसे में अलग अलग एजेंडे हैं जिनको लेकर इस वक्त चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस महासमर में उतरे हुए हैं और अब परीक्षा की घड़ी
नज़दीक आ चुकी है। परीक्षा को लेकर तारीखें निर्धारित हो चुकी हैं और परीक्षा यहाँ पर जनता लेगी, सियासी दलों की, और उसके बाद इस परीक्षा में जनता किस सियासी दल को कितने नंबर देगी वो देखने वाली बात होगी। और उसके बाद जो नतीजा है सियासी दलों को लेकर जनता के फैसले का, वो 4 जून को सामने आ जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और उसके अलावा पारदर्शिता के साथ साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपनी बात कही है। ये कहा है कि जो लोग 80 साल से ऊपर हैं उनके घर पर जाकर मतदान करवाया जाएगा, ये व्यवस्था की जा रही है। और उसके साथ ही यहाँ पर चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उपचुनाव भी होने हैं, और जिसके लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार है। तो एक तरीके से 19 अप्रैल को पहला चरण, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, 5वां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। और 4 जून को आपको बता दें कि जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इसी बाबत अगर देखा जाए तो विपक्ष का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि 3 या 4 चरणों में भी चुनाव संभव हो सकता था। लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा, हालांकि इसको 3 या 4 चरणों में किया जा सकता था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 7 चरणों का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। और उसके अलावा 70 से 80 दिनों तक रुकने का मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी और बजट खर्च नहीं होगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। चुनाव 3 या 4 चरणों के भीतर पूरे हो सकते थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। और इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, रविंद्र सिंह है, सपा प्रवक्ता, रोहन सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता, आशुतोष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, सभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए तारीखें तो सामने आ चुकी है महासमर को लेकर, कब कब किस किस तारीख को किस किस लोकसभा सीट पर मतदाताओं को मतदान करना है, उस बाबत तस्वीर बिल्कुल साफ। फैसले को लेकर 4 जून की तारीख पर निर्धारित कर दी गई है कि नतीजा इसी दिन सामने आएगा। लेकिन उधर कांग्रेस का कहना यह है कि देखिए जो समय है वो बड़ा लंबा खींच दिया। हालांकि पिछले साल भी 2019 की अगर बात करें हम पिछले चुनाव की, तो उस बाबत भी यही चरण थे। लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जो समय है थोड़ा सीमित किया जा सकता था, क्योंकि इसके चलते बजट प्रभावित होगा, आमजन का कार्य प्रभावित होगा, जनता को लेकर भी कई सारी चीजें हैं जो कि रुक जाएंगी। प्रियंका जी, सबसे पहले जो है इस लोकतंत्र के पावन पर्व को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश के नेतृत्व हो अथवा हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सभी लोग जो है बहुत ही उत्साह में हैं। और उत्साह हमारे पास इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम किया है, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज चहुं ओर विकास भारत का हुआ है, पूरे विश्व में भारत का आज डंका बोल रहा है। और हमारे भारतवर्ष में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे 4 करोड़ आवास गरीबों का हो, चाहे जो है 10 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जो है 11 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, अथवा 13 करोड़ से अधिक लोगों को जो शौचालय मिले हैं, और जनधन खाते जो लगभग 50 करोड़ लोगों के जो जनधन खाते खुले हैं। यानी जो हमारा काम है, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वैश्विक मोर्चे पर हो, चाहे धार्मिक मोर्चे पर हो, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। और रही बात, अभी आपने जो है विपक्ष के नेता, सबसे बड़े गठबंधन के नेता हैं खड़गे जी, उन्होंने तो अपना बता दिया है कि विपक्ष क्या करने वाला है। विपक्ष बस अपना काम गिना नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, देश को लूटा है। ये याद करिए 2004 से लेकर 2014 तक का वो जो वर्ष था, वो घोटालों घपलों के लिए रोज देश में बम फटा करते थे। रोज जो है विश्व की शक्तियां जो है भारत को धमकी दिया करती थी, वो कहती थी आओ हमारे यहाँ पंचायत करो, तो वो अपना काम तो गिना नहीं सकते। अब हर बात में इनको राजनीति करनी है कि डेट इतने में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, कभी ईवीएम को दोषी देंगे, कभी ये सिर्फ दोष देने का काम करेंगे। और भारत का जनमानस इनके इन्हीं कर्मों के आधार पर, भारत का जनमानस
सकारात्मक है, न कि नकारात्मक है। और विपक्ष अगर आप देखेंगे, अभी बयान अभी और आइएगा, देखिएगा, ये सकारात्मक बात नहीं कर सकते, सिर्फ नकारात्मकता की बात करेंगे, जिससे देश की जनता इनको भली भांति जानती है और इनको जवाब देगी। 4 जून को जवाब आएगा। 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है सशक्त जीत। ठीक है, रोहन सिंह जी भी हमारे साथ है। रोहन सिंह जी, देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग का कहना यह है कि हम तैयार हैं इस महासमर में पारदर्शिता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ चुनाव संपन्न करवाने के लिए। उधर पीएम मोदी का भी सोशल मीडिया पर बाकायदा जो प्रतिक्रिया सामने आई, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी तैयार है, साथ ही बीजेपी और एनडीए पूरा तैयार है चुनाव में कमल खिलाने के लिए, कोई रोक नहीं सकता है, तैयारी उनकी पूरी है। तैयारी तो उनकी पूरी है ही, जब इतना पैसा है उनके पास, इतना संसाधन है, तो उनकी तैयारी तो है ही। तब भी उन्होंने सरकारी खर्चे में पूरे भारत में टहल कर प्रचार कर लिया। अब शुरू होगा, देखिएगा कैसे चुनाव आयोग विपक्ष को सुनेगा भी नहीं, कहता रह जाएगा विपक्ष। बात उसकी नहीं है। अब ये तो स्टेशन से कब्जा इन्होंने कर लिया। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, मेरे भाई ने भी बोला भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा है। इतना बड़ा एक्सटॉर्शन का रैकेट, वसूली का रैकेट तो आज तक कहीं चला ही नहीं। सरकारी एजेंसियों के दम पर कोई पार्टी इस तरह से वसूली का काम करे। बिल्कुल डंका बज रहा है आपका। आप लोगों ने तो पिछले 10 सालों में जो आपका शासन है, ये कैसे नहीं चलाया जाए किसी देश के शासन को, इसके लिए ये आइडियल केस स्टडी है। आने वाली जनरेशन पढ़ाया जाएगा कि कैसे संस्थानों को ऐसा बनाया जाए कि उसमें कब्जा ना हो पाए, कैसे देश का शासन चलाया जाए, कैसे नहीं चलाया जाए, इसके लिए केस स्टडी होगा। बिल्कुल सही बात है, डंका तो आपका बज ही रहा। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के इंडेक्स से लेके हैप्पीनेस इंडेक्स तक में, और पीस इंडेक्स से लेके माल न्यूट्रिशन तक, हर जगह तो भारत का स्थान नीचे आता चला जा रहा है। डंके की बात करते हैं, आंकड़ा बताना शुरू करेंगे, मेरे भाई को रास्ता नहीं मिलेगा। 50 लाख लड़के लोग धक्का खा के रेलवे से और बसों से और इस तरह से गए पेपर देने, और पेपर आउट हो गया। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पेपर करवाते हैं और रोज पेपर आउट हो जाता है। अमीरों को 7-7 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए में एक दिन पहले पेपर मिल जा रहा है। ये डंका ही बज रहा है, और क्या बज रहा है, ये डंका ही है। और रही बात 10 साल के पूरा आप आइए चुनाव में, आपका स्वागत है। और भारत की जनता देखी कि भारत जनता के साथ तो दिखते आ रही है। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का साइनिंग इंडिया था 2004 में, सबने असर में देख लिया। यही तरह से अभी उनका 10 साल वाला इंडिया साइनिंग पार्ट 2 है, उसका भी शासन जनता देख लेगी। बिल्कुल स्वागत है आपको महासमर में, और निश्चित तौर पर आपको हरा के घर भेजेंगे। इसके लिए पूरा कटिबद्ध है पूरा विपक्ष। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, राजद सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि उनका कहना है कि देखिए, अब चुनाव को लेकर तारीखों तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा दिए। उन्हें कहा, एक तो आपने ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रखी, 1 जून तक आप चुनाव का जो है वो खींच कर लेकर चले गए हैं। दूसरा, अब आप कुछ भी कहिए, विपक्ष चिल्लाता रहेगा लेकिन कोई सुनवाई नहीं होनी है। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। हालांकि ईवीएम को लेकर जो राजीव कुमार है, उन्होंने सीधे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कर दिया है कि जो जहां हारता है वो ईवीएम पे दोष मढ़ देता है। सर्वप्रथम तो प्रियंका, मैं स्वागत करता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व फिर एक बार हम लोग के सामने आ गया। एक और स्वागत योग कदम है कि इतना बड़ा पर्व हमारे सामने आया है। उससे पहले मोदी जी के भ्रष्टाचार की पोल माननीय उच्चतम न्यायालय ने खोल दिया है, और कितना प्रयास करने के, अथक प्रयास के बावजूद खोल दिया गया है। ये भी देखने में आ गया है कि इस देश को जुआ खिलाने वालों से भी पैसा ले लिया उन्होंने। तो ये इस दोनों के लिए स्वागत है। कुछ चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि अब तक जितने चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, शिकायतों का तत्कालिक निपटान नहीं होता है, कि कुछ घंटे का एक समय रहता है। तो बड़े बड़े दावे किए हैं राजीव कुमार साहब ने। तो मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान जो समस्या आती है उसका तत्कालिक प्रभाव से निपटारा किया जाएगा। हर बार ये अपेक्षा करते हैं, इस बार यही करेंगे। पिछली बार पहचान पत्रों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुत उद्यम मचाया था। छीन लिया करते थे या भगा देते थे कि मान्य नहीं है। मुझे लगता है इस बार ये नहीं होगा। हेट स्पीच
या धर्म से संबंधित भाषण देकर उत्तेजित किया जाता था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये भी अपेक्षा करेंगे नहीं होगा। और हर बार के पिछले 10 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं भारतवर्ष में, मोदी जी एक कुटिल चाल चलते थे कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य के बगल वाले राज्य में जहां चुनाव नहीं हो रहा होता था वहां जाके रैली करते थे और बगल वाले राज्य के चुनाव को प्रभावित करते थे। अपेक्षा करेंगे यह भी नहीं होगा। दूसरे, 22% मतदाता इस समय युवा है और हमारे जो युवा हैं वो अपनी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं, घूसखोरी, महंगाई, प्रशासनिक उत्पीड़न, पेपर लीक हो जाना, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चिंतन को पहचानेंगे और उसके अनुसार वैसा ही परिणाम देंगे जैसा 10 साल में दे रहे हैं। 10 साल में मोदी सरकार छल, दंभ, देश, पाखंड, झूठ, अन्याय करने के बाद केवल 9 राज्यों तक सीमित है, 28 राज्यों में से जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मुझे लगता है इसी क्रम में यह नौजवान आहुति देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से भारत जैसे महान राष्ट्र को मुक्ति करेंगे। ठीक है। तो मुझे अपेक्षा है कि यह चुनाव जो है भारत के लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और जो कुछ भी पिछले 10 साल से देश के लोकतंत्र को अपहरण करने में मोदी सरकार ने किया है उसको मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। आशुतोष शर्मा जी, देखिए आपने चुनाव आयोग की अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके के सामने आई, अगर आपने इस पर गौर किया हो तो बहुत सारी जो बातें हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दी। एक तो ईवीएम को लेकर तस्वीर साफ कर दी, दूसरा यहाँ पर जो आपराधिक छवि रखते हैं जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर तस्वीर साफ कर दी। मीडिया, सोशल मीडिया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो खबरें हैं, अखबार हैं, उनको भी लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जब महासमर शुरू होता है तो कई जगहों से फिर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिस बाबत लगता है कि दावे और वादे कुछ हल्के पड़ गए हैं, कुछ फीके पड़ गए हैं। तो ऐसे में स्थानीय तौर पर भी जरा लगाम लगानी पड़ेगी। आपको आवाज मिल रही है आशुतोष जी? चलिए, अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए अब तारीखों को लेकर सस्पेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ कब कहां वोटिंग होनी है वो भी साफ हो चुका है। तो ऐसे में अब पीएम मोदी का लोकप्रिय चेहरा, मोदी की गारंटी, विकास प्रगति को लेकर जो एजेंडा था अब उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए समय बड़ा कम बचा है। नहीं प्रियंका जी, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को अगर देख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देख रही होंगी तो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है 24/7 काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जनता के बीच लगातार जाते हैं, हम लोग लाभार्थियों के बीच लगातार जाते हैं। हमारे पार्टी के नेता लगातार प्रवास करते हैं, लोगों के घरों में पर जाते हैं, उनके घरों में रुकते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। तो हमारी पार्टी के लोग और पार्टी के मंत्री, विधायक लगातार लोगों के बीच में हैं। तो हमें जो है इसका नहीं। और सबसे बड़ी बात प्रियंका जी कि हमारे पास एक विश्व के सशक्त, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनका किया हुआ काम, चाहे आज विश्व में कहा, जब हमने 10 साल पहले, देश की जनता याद करेगी कि 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाला था तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और आज हम जो है 5वें नंबर पर आए हैं। आज विश्व में सबसे अधिक जीडीपी यानी सबसे अधिक विकास दर किसी देश की है पूरे विश्व में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की या हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो चल रही है वहां पर है। आज विश्व में सबसे कम महंगाई दर, अगर आप ब्रिटेन को देखें या अन्य देशों की तुलना में देखें, जो विकसित देश हैं, जो अपने विकसित देश कहलाने का गर्व करते हैं, उनके यहाँ से सबसे कम महंगाई दर यहाँ है। आज बेरोजगारी का दर सबसे कम यहाँ पर है। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, आप ये बताइए कि यही 2014 से पहले क्या 13,000 करोड़ जो शौचालय बने हैं, जो आम जनता के बीचों में, जो माँ बहनों की चिंता के लिए बना, ये नहीं बन सकता था? ठीक है।
क्या 11 करोड़ जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन लोगों को माँ बहनों को मिला है, ये पहले नहीं मिल सकता था? क्या जो है 4 करोड़ से अधिक जो आवास मिले हैं, ये पहले नहीं मिल सकता था? ठीक है, मिल सकता था, लेकिन ये सब घोटालों में, 2G में, कोयला में, कॉमनवेल्थ में, अगस्ता में, किस किस में घोटाले, रक्षा सौदों में घोटाले। इन लोग तो वो कहते थे देश की सुरक्षा के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, यही एंटोनी जी ने संसद में कहा था। और भी हथियार हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आते थे। ठीक है, हमारी सरकार ने ठीक कभी है, नहीं ठीक कहा है, ठीक है। तो कि यानी हमारे पास वर्तमान पैसे में कमी है, आप हमारे इतिहास संसाधन को की कमी है। दोहराएंगे, वर्तमान में आप इतिहास को दोहराते हुए जनता के बीच में जाएंगे क्या? पिछली सरकारों ने क्या किया? नहीं, हम अपने हाँ, ठीक। प्रियंका जी, आप अपने किए हुए कामों को काम रखेंगे बता ना? रहे हैं। हाँ। हमने आपको 13 करोड़ जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन बताया। हमने जो है आपको जो शौचालय बनाए हैं वो आपको हमने बताया। आज विश्व में 10वें से हम 5वें नंबर पे गए हैं, ये देश की जनता जान रही है। ठीक है, आज विकास दर हमारी सबसे अधिक भारतवर्ष की है, ये देश की जनता जान रही है। और हम इसी काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच जाकर जनता की चौक पर वोट मांगेंगे। ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन जी, जरा रोकूंगी आपको। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेने फिर आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी प्रियंका जी, जी आशुतोष जी, हाँ वो बिल्कुल पार्टी का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काफी कार्य कर रहे हैं, काफी कार्य किए जाने बाकी है। युवा वर्ग के बीच में बड़ा आक्रोश है कि उनको जितनी अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, उस मुताबिक उनको रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हो पाए। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चल रही है कि अब की बार 400 पार, मैं समझता हूँ कि लक्ष्य को अचीव करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और अगर यदि विपक्षी दल सारे साथ आते हैं, इंडिया 28 पार्टियों का अलायंस हो रहा था, उनका अगर साथ आए तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे पाए। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि सभी देखने में आ रही है कि कोई भी दल एक साथ नहीं है, सभी दल के नेता बड़े महत्वाकांक्षी हैं। हर दल का नेता अपने को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। फायदा निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर किए हुए वादों को बहुत तेजी से मतलब पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ वादे अभी भी रह गए। विकास कार्य की गति निश्चित ही तीव्र है और इन्फ्लेशन जैसा दिखाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन दर काफी कम है अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में, और जीडीपी हमारी सबसे तेज चल रही है। चाइना अमेरिका वगैरह से भी हम आगे हैं। विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आम जनता को अगर हम देखते हैं, भारतीय नागरिक किस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, वो सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो वादे करे कुछ लक्ष्य आज पूरे हो पाए तो कभी नहीं हो पाए। 400 का अब की बात 405, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का नारा सुनने में आ रहा है कि 400 से अधिक संख्या है पार्लियामेंट में। मुझे लगता है कि वो टारगेट अचीव करने के लिए बहुत कम समय बचा है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितने भी दल अगर साथ होते हैं तो शायद कुछ उसको टक्कर दे पाए। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, विपक्ष आप बिल्कुल ना के बराबर, कांग्रेस जो 138 वर्ष वाली पार्टी है, पिछले दफा केवल मात्र 50-52 सीट पर सिमट के रह गई। और पार्टी में मूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसको भी सदस्य लोग कहते आए वो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं घर वालों की टूट, जग वालों की टूट। विपक्ष दल इकट्ठा नहीं है जिसके ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, देखिए पीडीए फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाने की बात करती है और जनता के बीच जा भी रही है, उसी फॉर्मूले के तहत काम भी कर रही है। लेकिन अब देखिए आज जिस तरीके से तारीख है और उसके बाद 19 अप्रैल से बाकायदा वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समय कम है, 1 महीने से भी कम समय है जनता के बीच में जाकर उनको पीडीए फॉर्मूला समझाने के लिए। अब धार तेज करनी पड़ेगी, रफ्तार तेज करनी पड़ेगी जनता तक पहुंचने के लिए। ये तो सहमत है मैडम आपसे, लेकिन पीडीए की जहां तक बात है तो हम पिछले साल के अक्टूबर से जनता में हमारी टीम में है। पीडीए साइकिल यात्रा, जन जागरण यात्रा निकली, पहले फिर पीडीए साइकिल यात्रा निकली,
पीढ़ी साइकिल यात्रा, अब तक हमारी साइकिल यात्रा जो उत्तर प्रदेश के 98,000 आबाद गांव हैं, इनमें से 77,000 आबाद गांव में पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आपने जो कहा वो सही है, समय कम है हमारे पास, बाकी बचे हुए लगभग 22,000 आबाद गांव में जाना, इसको जरूर जोर से किया जाएगा। दूसरी बात, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उत्पीड़न, जो हमारी पीढ़ी साइकिल यात्रा जाती है तो लोगों को अवगत कराती है। अवगत कराने में सबसे ज्यादा हम लोग को वो वही इंफॉर्मेशन देते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला अब से 6-7 दिन पहले, एक गांव में थे हम लोग, नाम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है उनका उत्पीड़न हो। उस गांव में एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा भाई ये प्रचलित हो रहा है कि पैसा पाके आप लोग, अरे अनाज पाके वोट दे देते हैं। उसने कहा कि भैया अनाज जो मिलता है हम लोग को 125 रुपए का मिलता है, जो 5 किलो अनाज मिलता है, उसके लिए पूरा 1 से 2 दिन बर्बाद होता है, हमारी 300 से 600 की दिहाड़ी मारी जाती है। तो ये ज्ञान हमको तब हासिल होता है जब हम निचले स्तर पर इस तरह के काम करते हैं। फिर हमारे दोस्त ने बताया जीडीपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, भारत 5वें नंबर से आगे ऐसा करके ये प्रचारित करते हैं। जरा स्थिति देख लीजिए, 179 देशों में भारत की जीडीपी 120वें नंबर पे है, 60वें नंबर का गरीब देश है, और 10 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ के जा चुके हैं। ये 10 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट थे या उद्योगपति थे, जो कम से कम 4 से 6 करोड़ लोगों को नौकरियां दे सकते थे। इस सरकार से आगे जाके उन्होंने छोड़ दिया। फिर ये कहते हैं हमारे सरकार के पास बहुत पैसे हैं, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारत बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 624 अरब डॉलर का कर्जा था। इस बार आईएमए ने कह दिया कि अब कर्जा देने की स्थिति में नहीं है, कि इनकी जीडीपी और कर्जा लगभग बराबर हो चुके हैं। तो ये वास्तविक स्थिति है जो जनता के सामने है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो महंगाई है, बेरोजगारी है, प्राइवेटाइजेशन है, सरकार की जमीनों को बेचना है, सरकार की संस्थाओं को बेचना है, इसी का परिणाम है जो उधार इन लोगों ने ले लिया और चुकता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक चीज बार छुपाते हैं। इन्होंने अपने देश के आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपया लिया था 2 गवर्नरों को हटाने के बावजूद। ठीक है, इसकी भी जानकारी हम लोग देते हैं। तो पूरी तरीके से असफल सरकार है और अपेक्षा करते हैं कि अच्छी जनता न्याय करेगी और इनके कुशासन से हमको मुक्ति दिलाएगी। ठीक है रोहन सिंह जी, अब देखिए एक तरीके से आप जब कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, उससे अब जनता हकीकत समझ चुकी है, लेकिन जनता यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष का भी इंतजार कर रही है, जो संगठित हो, एकत्रित हो, और ऐसे में विकल्प नहीं मिल पाता है। फिर मुद्दों को लेकर आप चाहे कितना ही शोर मचाइए, लेकिन जनता नहीं समझ पाती है फिर उसको। समझिए, विपक्ष को मजबूत होने के लिए जिंग तो करना नहीं है। विपक्ष को जो जैसा है उसको सड़क पे संघर्ष करना है। सड़क पे संघर्ष 10 साल से चल रहा है, जनता ही साथ नहीं दे रही थी। जनता ने उसको, विपक्ष को साथ नहीं देना, तो इसलिए विपक्ष 44 सीटों पे सिमट गया, कहीं 10 सीटों पे, कहीं 50 सीटों पे। इस तरह से तो राज्यों के चुनाव में किस तरह परफॉर्मेंस हुआ। तो जनता के सर माथे पे सब कुछ है। जनता जो भी आशीर्वाद देती है वे हम उसके सर माथे पे रखते हैं, और वही जनता है, भारत की वही जनता है, उसको हमेशा से पता होता है क्या सही है क्या गलत है, और अब की बार वो सही निर्णय लेगी। क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है हिंदुस्तान का जो पीड़ित ना हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स हो, उनसे भी वसूली करवाई गई है। बेरोजगार लड़के हो, नौकरियों की तलाश ओवर एज हो गए जो लोग हो, चाहे किसान हो, कौन बचा इनसे? इनसे बचा तो कोई भी नहीं। और झूठ और प्रोपोगंडा हावी है अभी, और कितने अननेचुरल अप्राकृतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो लगता है कि मतलब एक पूरी साइकोफेंसी हावी हो चुकी है पूरे एटमॉस्फेयर में, बात करने के लहजे में भी। हकीकत अभी सर ने बताया, बिल्कुल सच बात है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 105वें नंबर पे आ चुकी है। अब ये लोग उसको गिनते हैं अर्थव्यवस्था के साइज को, तो 125 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी है, तो साइज तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा। साइज से मतलब नहीं, पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ पर खड़े हैं, और जो भी आर्थिक उन्नति के जो पैमाने होते हैं उनपे कहाँ खड़े हैं। हमारा कर्ज हमारी जीडीपी के बराबर हो गया है। हमारी जो रिसीविंग्स होती, जो सरकार की कमाई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 40% से ब्याज चुकाने में जा रहा है जो हमारा कर्ज है।
हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं इसके बारे में तो जो लोग समझदार लोग हैं, सारे लोग आज सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। या आज से पीछे जाके मुड़कर देखिए तो 2014 में जब सरकार आई थी तो बड़े उम्मीद से लोग इनके साथ खड़े हुए। जो लोग उनकी उस वक्त तारीफ किया करते थे बगैर कोई इनसे प्रॉफिट लॉस के, वो आज के टाइम में सारे लोग इनके विरोधी खेमे में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए क्योंकि हर कोई आदमी जो देश से प्यार करता है वो चाहता है कि देश में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि इन्होंने देश के साथ देश के जो मूल भावना, संविधान के जो मूल भावना है, जो देश का स्ट्रक्चर, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस पर चोट करी है, उसको खत्म करने की कोशिश करी है। और बिल्कुल एकदम जायज बात है कि ये पूरी तरह से तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। एक बार ये अभी चुनाव जीत जाएंगे, फिर भारत का संविधान भी बदल देंगे और अब फिर भारत दो ही भाग, तो सच बात है कि दो भाग में बढ़ चुका रहेगा भारत का इतिहास, एक 47 से 2014 तक का, भी 2014 से बाद का। इसलिए भारत को बचाने की लड़ाई जिसमें सारे लोग आके इकट्ठा होकर लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में इनको दौड़ा के हराया जाएगा। जहां बाइनरी चुनाव होगा इनको दौड़ा के ही हराएंगे। तो इनके खिलाफ पड़ने वाला हर एक वोट एक सिंगल जगह पे गिरेगा। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, देखिए इस बार एक बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग है, जो कि पहली बार वोटिंग करने के लिए मैदान में उतर रहा है। और वो अगर देखा जाए तो उसने इतिहास ज़्यादा नहीं देखा, पढ़ा होगा पर उसने देखा नहीं होगा। उस नए वर्ग को, उस नए वोटर को जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उसके नज़रिए से अगर आप देखें तो वो किस तरफ झुकता हुआ नजर आता है? क्या उसको समझ में आता है? किस तरीके से वो वोट करने की आप उसकी मानसिकता समझते हैं? क्योंकि उसके सामने दो विकल्प हैं। सबसे पहले तो चुनौती यही है कि आप उसको घर से निकाल कर, कॉलेज से निकाल कर आप उसको पोलिंग बूथ तक लेकर जाएं। और यही चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा कि उस उदासीनता को भी दूर करना एक बड़ी चुनौती है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, बड़ा ज्वलंत सवाल है कि युवा वर्ग से पहले तो वोट देने की जा रहा है, किस विषय और अपना युवा वर्ग आज पल पल की हुई खबरों से बड़ा जानकार है। मीडिया जो है अगर पहुंचा है, असल व्यक्ति के हाथ में, युवा वर्ग के हाथ में मोबाइल टेलीफोन, स्मार्ट टेलीफोन होता है, जिससे पल पल की वो खबर रखता है। हर व्यक्ति आज के टाइम में अपना हित देखता है कि कहाँ उसका अपना हित है। तो नहीं ज्यादा वो देखता है कि विपक्ष पार्टी तो एक जो छोटी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से विकास कार्य देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है, उसमें देखते हुए निश्चित मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग देखेगा कि उनका हित आने वाले समय में किस पार्टी का। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, चीजें नहीं थे, इसमें चाहिए कि युवा वर्ग जिसने यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके बाहर आ गए, उनको रोजगार नहीं मिले। ये भी बातें मानना चाहिए कि जहाँ कुछ देश का विकास हुआ, कुछ देश के कुछ हिस्सों में युवा वर्ग को अपनी अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं मिले। लेकिन फिर भी अगर जिस तरह से देश की प्रगति की देख रहे किस प्रगति का और अवसर है, और युवा वर्ग ये देख रहा है कि किस रास्ते पे चलते उनका फायदा होगा, कहाँ उनको अपना भविष्य उज्जवल नजर आएगा। निश्चित ही युवा वर्ग सोच समझ के अपने आने वाले चुनाव में वोट देगा। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष पार्टी, विपक्ष दल अगर सारे एकजुट होते हैं और आने वाले युवा वर्ग को अच्छी तरह से कन्विंस कर पाते हैं, तो शायद इस हिस्से का कुछ वो अपनी ओर मोड़ पाएंगे। लेकिन विपक्षी दलों का एकजुट ना होना और कोई एक निश्चित नीति का ना होना कि व्हाट इज देयर फ्यूचर प्लान, कि देश के लिए क्या करने जा रहे हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो युवा वर्ग को क्या देंगे। युवा वर्ग की तो अपेक्षा बहुत है, क्या युवा वर्ग को वो चीजें मिल पाएंगी जो युवा रोजगार के लिए परेशान या और अन्य चीजों की युवा वर्ग की अपेक्षा है। तो ये सब सोचते युवा वर्ग सोच समझ करके वोट देगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा कि आप लोग के माध्यम से सुनने को आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनने को आ रहा है कि 400 से ज्यादा सीटें, मैं समझता हूँ एक कठिन कार्य होगा। और समय 1 महीने का समय होगा। चुनाव 19 तारीख से चुनाव शुरू होने के लिए जा रहे हैं, 16 तारीख होगी, तो लगभग 1 महीने का समय। 1 महीने में आप क्या स्थिति को बदल पाएंगे और अन्य दल सब लोग बदल पाए क्या निश्चित रूप से आने वाले समय में उसी दल को अपना वोट देगा, उनका हित है। बिल्कुल फायदा किसमें?
बिल्कुल। पिछली सरकारों को भी युवा वर्ग ने देखा, आपने भी देखा कि 60 तक एक सरकार सत्ता में रही, केंद्र सरकार में रही और 60 साल में क्या प्रगति की गई। अगर कांग्रेस को देखें, कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, उसके किए हुए कार्य को नहीं नकार सकते। जिस स्थिति में देश को आजादी मिली, आजादी से लेकर के अब तक कांग्रेस ने काफी कार्य किए, लेकिन जिस प्रगति जिस तेजी से देश की प्रगति हुई थी, आज की तारीख में दिखता है वो चलता है, जो लोग अब देख रहा है कि 10 वर्ष में एनडीए सरकार के नेतृत्व में देश में किस तरह से उन्नति प्रगति की है, उसको निश्चय ही निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे जो वक्त जो कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार योग्य है, पात्र हैं, उन्हीं को होगा। ठीक है, बिल्कुल। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए जो आंकड़ा यहाँ पर चुनाव आयोग ने पेश किया, 96 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं जिनको पोलिंग बूथ तक लाना है, जिनसे मतदान करवाना है, सरकार को चुनवाना है। अब ऐसे में 96 करोड़ से भी ज्यादा जो मतदाता हैं, सबसे पहले जब वो वोट करने जाएंगे तो वो बहुत कुछ जांचेंगे, परखेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि पिछले 5 सालों में उनकी झोली में क्या आया है, उसी के आधार पर वो वोट करने के लिए जाएंगे। कितने आश्वस्त हैं आप कि कितना कुछ आपने उनकी झोली में डाला है? देखिए प्रियंका जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, जनता जनार्दन से वोट मांगेगी और जनता जनार्दन को पूरी बात बताएगी कि क्या क्या हमने काम किया। आज जनता ये जान रही है कि जब 2014 से पहले मात्र यहाँ 2 मोबाइल कंपनियां हुआ करती थी बनाने के लिए, हमारे भारत में आकर बनाती थी, तो वो कितना रोजगार देती थी। और जो आज 200 से अधिक मोबाइल कंपनियां हमारे यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो वो कितना रोजगार देती होंगी। आज देश की जनता ये सोचेगी कि जब हम 10वें नंबर पर विश्व की अर्थव्यवस्था थे तब हम कितना उसमें रोजगार उत्पादन करते होंगे या कितना रोजगार लोगों को देते होंगे, और आज जब हम 5वें नंबर पर आए हैं तो क्या देते होंगे। देश की जनता ये भी जानेगी कि आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जब पहले एक दिन में मात्र 7 किलोमीटर बना करता था और आज अगर 36 किलोमीटर पर डे बन रहा है तो उसमें रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में जाएगी तो किसान सोचेंगे कि पहले उनका क्या एमएसपी का में क्या उनके पास था, आज कितना हो गया वो भी सोचेगी। किसान सम्मान निधि आज महिलाएं जब जाएंगी तो वो अपना देखेंगी कि 13 करोड़ से अधिक शौचालय मिले हैं, वो भी उनके दिमाग में होगा। वो आज जिनको जीवन की सुरक्षा आयुष्मान के जरिए मिला है वो लोग भी सोचेंगे हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। तो जनता जनार्दन जो भी जाएगी वोट डालने तो उसके मन मस्तिष्क में सब रहेगा, वो भी याद करेगी कि 2014 से पहले ये पूरा देश चाहे कचहरी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या मंदिर हो, कहीं भी सार्वजनिक बाजार हो, बम धमाके हुआ करते थे, ये उनकी सरकार थी और आतंकवादियों के लिए सब रोया करते थे। नहीं तो इसके लिए आपने 2014 जीत लिया ना। देखिए सुनिए चंद्रमोहन जी, कोई यस बहुत बोल रहा है, कोई कह रहा कि मेरे बड़े भाई हैं। चंद्रमोहन जी, इसके भरोसे, ये मुद्दों के भरोसे आपने 2014 जीत लिया, आपने 2019 जीत लिया। कोई महीना आ रही एक मिनट रुकेगा रोहन जी रुकेगा। लोग सार्वजनिक मंच पे आके कहते हैं कि इनके टाइम में ब्लास्ट नहीं हो रहा। ठीक है रोहन जी रुकेगा सर, एक मिनट रोहन जी रुकेगा। ठीक है, आ रही रोहन जी रुके। चंद्रमोहन जी देखिए, ये जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं इसके भरोसे तो आपने 2014 जीत लिया, 2019 जीत लिया। अब 2024 की जनता कुछ नया चाहती है कि अब क्या है उसके लिए? नहीं, मैं प्रियंका जी हम अपना काम ही गिना रहे हैं, उसमें इंक्लूडिंग में ये भी है। ये सारे काम जो है जो आपको गिना रहे हैं ये 2014 से लेकर और 24 के बीच के काम गिना रहे हैं। आज अगर हम 5वें नंबर पे आए हैं तो 2024 तक हम आएंगे। आज यदि जो है काम हो रहा है, आज यदि मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वर्तमान में बन रहा है। आज यदि 200 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की कंपनियां आ गई हैं। आज अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले कल ही जो है हमारा निर्यात 34% बढ़ा है। तो जब निर्यात बढ़ेगा तो यहाँ की यानी प्रोडक्ट हो रहा है, वही प्रोडक्ट जा रहा है, और जब प्रोडक्ट हो रहा है तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो देश की जनता भली भांति जान रही है, एक तरफ झूठे लोग हैं, देश को बरगलाने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जातवाद में बांटने वाले लोग हैं, और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास की बात करते हुए आगे बढ़ने वाला एक गठबंधन है। ठीक है, आपकी बात है। रुकिएगा आप चंद्रमोहन, ठीक है रुक जाइएगा चंद्रमोहन जी। ठीक है रोहन सिंह जी, देखिए एक तरफ तो मोदी की गारंटी की गाड़ी है जो कि पिछले कई महीनों से गांव-गांव शहर-शहर घूम रही है जहां बीजेपी शासित राज्य हैं। इधर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लेकर आए हैं। अब इसको समझाने में, जनता को बताने में ही 1 महीना निकल जाएगा, फिर ये मुद्दा बना कैसे पाएंगे आप? जनता को समझाना ही नहीं है इसमें कुछ। जनता देश की बहुत समझदार, उसको मालूम है कि इन्होंने वसूली करी है। इन्होंने 2018 से पूरा वसूली का रैकेट चलाया है और इन्होंने अपने दोस्तों को फायदा दिया। उनको सोचिए कितने आंकड़े मिल गए कि जहाँ पे इन्होंने छापे मारे उसके बाद क्या कहते हैं लोगों ने पैसे दिए, इनके जांच बंद हो गई। कुछ मामलों में जिन कंपनियों का 1 करोड़ का टर्नओवर है उन्होंने 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, उन्होंने 150-200 करोड़ रुपए चंदा दिया। कुछ मामलों में जिन कंपनियों ने अभी चंदा दिया उनको 15 दिन बाद काम मिल गया। बड़े बड़े कंपनियों को काम मिला, मेगा इंजीनियरिंग और भी कई कितने, फ्यूचर गेमिंग, अरे मतलब इनके तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। सब हिंदुस्तान में कहाँ हुआ था पहले, ये तो सब पहली बार हो रहा है। तभी देश की जनता ये भी तो देख रही है, बढ़िया है। और जितना इन्होंने कोशिश किया इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए, जितना इन्होंने प्रयास किया है, ये सब देश की जनता जानती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। लगातार प्रयास में थे, अभी भी इन्होंने रेफरेंस नंबर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को SBI को फिर से कहना पड़ा। SBI जैसी ऐतिहासिक मतलब बैंक जो कितने 100 साल पुराना बैंक, वो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है इनके टाइम में। बाकी संस्थाएं तो जो स्थिति देख ही रहे हैं आप। तो देश की जनता बहुत समझदार है, चाहे ये जितना चिल्लाते हैं। अभी जैसे एक और इनके अंदर आदत हो गई है, ये लोग झूठ बोलते हैं। पूरा डिबेट से लेके हर जगह झूठ बोलते हैं। तो आदमी डिबेट करे या फैक्ट चेक करे। अभी मेरे भाई ने बोला कि 35% ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, कहाँ पर है? अगर ये दिखा दे मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। कहाँ 35% की ग्रोथ दिखा रही एक्सपोर्ट में? मैं बता रहा हूँ, जैसे अमित शाह जी कॉन्क्लेव में गए, मीडिया कॉन्क्लेव में गए, वहां पर उन्होंने गलत आंकड़े दे दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम बागची जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने रूस में कोई युद्ध नहीं रुकवाया। ये हास्यास्पद बात है, पूरी दुनिया हमसे हंस रही है। और फिर उसी का वीडियो बनाती भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ने रूस में 2 दिन के लिए युद्ध रुकवा दिया और सारे लोगों को लेकर आए। और उसको भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और तमाम इनके बैंक के लोग, इन सब लोग शेयर कर रहे होते। बताइए कि कौन सा पोस्ट ट्रूथ है रहा है? मतलब कि एक वक्त जहाँ मेन स्ट्रीम कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको मिस इन्फॉर्मेशन से हर मिनट हर घड़ी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ही इनका कैंपेन है। अभी जैसे इन्होंने 35% का ग्रोथ रेट बताया है, कोई समझदार आदमी बात नहीं बोलेगा। 35% का कहाँ ग्रोथ रेट है? लेकिन अब कहा ना कि अभी टीवी पर ये बोल के चले जाएंगे और जो भक्त है वो समझेंगे, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया जाएगा कि देश 35% के रेट से बढ़ रहा है। जबकि हकीकत अभी अफसोस सबने बताया कि हम कर्ज के मामले ये स्थिति हो गई है कि IMF और वर्ल्ड बैंक कर्ज देना नहीं चाह रहा है। GDP के बराबर हमारा कर्ज हो चुका है। हम अपनी जितनी कमाई है उसका 1/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में लगा दे रहे हैं। भारत की जो स्थिति है वो तो सबके सामने है। हर एक का घर के बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जो 10 साल से उनकी सरकार के दौरान कोई वैकेंसी तो निकली नहीं। जो भी होता है सारी वैकेंसी के पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर वैकेंसी कोर्ट में फंसी रहती है। इनके मंत्री जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में नए मंत्री बनाए गए हैं, वो तो कहते कि जो टीचर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लाख खाने लायक है। आप समझिए कि किस तरह से सोचते हैं। ये बिल्कुल वही भारतीय जनता पार्टी के जो अटल जी के टाइम पे सोच थी, वो सरकारी नौकरियों को हतोत्साहित करती थी। उन्होंने क्या कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, हर वो चीज खत्म करी और वैकेंसीज को कम किया, PSUs बेचे। तो मोदी जी ने उसको 10 गुना आगे बढ़ा दिया। इनके पिछले 10 साल में इन्होंने सैकड़ों PSUs बेचे, अपने दोस्तों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पे पूरे देश में काम बांटा। उसके बाद आज ये स्थिति है कि मतलब एक मामूली मतलब आप समझिए कि चपरासी और 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए PhD होल्डर और इंजीनियर वैकेंसी भर रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं। देश की स्थिति इस मुकाम पे लाके छोड़ा इन्होंने। तो देश की जनता ये भी देख रही है और जब समय आएगा इनका जवाब इनको जरूर मिलेगा। ठीक है रविंद्र सिंह जी, देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर आप PDF फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर सपा चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, वहाँ पर भी यही एजेंडा है। लेकिन सामने यहाँ पर बीजेपी खड़ी है जो CA के साथ है, जो उत्तराखंड में UCC लेकर आई है, उधर यहाँ पे राम मंदिर भी है। फिर एक तरफ देखा जाए तो धारा 370 हटाने का भी एक तरीके से उपलब्धि वो अपनी बता रही है, 3 तलाक को लेकर उपलब्धि बता रही है। इतने सारे मुद्दों के सामने
पीडीए कितना सरवाइव कर पाएगा? मैडम, जितना मुद्दे आपने बताया ये सब उन्माद के मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन्माद के मुद्दों को, क्योंकि उन्माद का मुद्दा बड़ी जल्दी जनता के समझ में आता है, लेकिन बहुत जल्दी इसका नशा उतर भी जाता है। नशा उतरने का ही परिणाम है कि 28 राज्यों में से केवल 9 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अंतिम 2 चुनाव जो ये हारे हैं, एक दिल्ली चुनाव हारे हैं, इनका राज्यमंत्री हार गया है, राजस्थान में इनकी सरकार है। इससे पहले एक चुनाव हुआ था करगिल पर्वतीय परिषद का, वहाँ शरणार्थ हुई थी 26 में से 2 सीटें। यही उन्माद उतरने के लक्षण है। उन्माद उतर चुका है, जो आपने बताया वो उन्माद अब ये नहीं चढ़ा पाएंगे। अब कुछ बातें इन्होंने कह दिया कि मोबाइल कंपनियां बहुत लगा दिया, तो मोबाइल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है भारत में, जो हो रही थी वो भी बंद हो गई। 2 कंपनियों की जो भारत की मूल कंपनियां थी, जावा माइक्रोमैक्स अग्रवाल साथी थी, इसका उत्पादन करती थी, उनको बंद कर दिया गया। सारी मोदी जी का एक मित्र देश है चाइना, इसके सारी कंपनियों को आके यहाँ असेंबली सेंटर स्थापित कर दिया गया, जिससे भारत को मिलने वाले आयात शुल्क में नुकसान हुआ। उन्होंने झूठ बोला कि कहा राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग लूट का अड्डा बन गया है, तो क्यों नहीं बता दिया। द्वारका एक्सप्रेस वे में 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर इन लोगों ने कर दिया। फिर वही चीज भी बताता है कि चोर में घोटाला हो गया, और जब हम लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो 1200 रुपये देना पड़ता है, इससे कम एसी में चले जाएंगे। ये लूट का अड्डा है, और इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए ही उन्होंने 24 करोड़ रुपया उधार लिया हुआ है, जो हर भारतीय के जो विदेशी कर्जे हैं वो करीब 40,000 रुपये है। फिर उन्होंने कह दिया कि आयुष्मान कार्ड में एक मोबाइल नंबर से 7-7 लाख कार्ड जीते रहे हैं। सीएजी ने कहा उनको हटा दिया गया। सब कुछ होगा, जो विकास होगा, मोदी जी ने भी बता दिया, अमित शाह जी ने बता दिया कि 2047 में होगा। फिर 2047 में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे रहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये जुमला था। फिर मोदी मेडिकल कॉलेज बन गया, एक दरभंगा में ही बनाया था, एक मदुरई में ही बनाया था। ये दोनों मेडिकल कॉलेज बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। सॉरी, बड़ी गलती हो गई, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बता दें। निर्यात हमारा बढ़ गया 38%, ऐसा बता रहे हैं। जो पिछले वित्तीय वर्ष का आयात निर्यात घटा है वो 224 अरब डॉलर का है। एक ही देश से जो हमारा आयात निर्यात घटा है वो 100 अरब डॉलर का, चाइना से, जो मोदी जी के बहुत मित्र देश है। आज चाइना पेन देना बंद कर दे, 100 रुपए का हमारा मिलेगा। फिर क्या बनाएंगे 10 साल में, और इस साल में मई में सबसे बड़ा 34 अरब डॉलर का, एक महीने में जो 34 अरब डॉलर का आयात निर्यात घाटा हुआ था। क्या झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ बोलने के ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नीचे लेके प्रवक्ता ने, अगर बोलना है तो सही बोलिए ना। और रही उन्माद के जो मुद्दे, उन्माद में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये राम मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाना चाहते हैं, ये इनके गले की हड्डी बन के रह गया। इनके समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इस मंदिर को पहले इन लोगों ने गिराया, यहाँ पर मंदिर था मालवे में, और इन्होंने अब जो बनवाने का नौटंकी किया, इन्होंने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, ना इन्होंने उतना लड़ा उसका। यहाँ के वो लोग जो इसके पीछे पड़े हुए थे वो अब प्रौढ़ हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनको जाने नहीं दिया इन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर पे। अगर आप पूरा हिस्ट्री लीजिए, घूम के देख लीजिए, तो पता लगेगा प्रभु श्री राम के मंदिर का जो प्रोपोगंडा किया वहाँ जाने से रोका गया है। जो कार सेवक कहे जाते थे, तो उसका जो एंटी बीजेपी लहर है, उसका परिणाम 2024 में। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, देखिए एक ऐसी पिच तैयार हुई है जिसमें आप अगर उत्तराखंड के यूसीसी को ले लें या अभी यहाँ पर सीए को ले लें, और इसके अलावा अगर आप अयोध्या को ले लें, तो हिंदुत्व की कैसे पिच बीजेपी ने तैयार की है, जिस पर पूरी तरीके से खेलने के लिए ये 1 महीना कम पड़ेगा क्या विपक्ष को, ऐसा आकलन है आपका? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर प्लान को राम मंदिर है, ये भारतीय जनता के दिल को छूते हुए देखते हैं, और इनका चुनाव को निश्चित ही बहुत असर पड़ेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री इसको कहते आए हैं। और अभी एक IMF ने भारत के लोन देने से इनकार कर दिया। मुझे बड़ी हैरानगी, भारत के बारे में कह रहे थे, पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो लोन देने से इनकार कर रहा है,
लेकिन यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग आने के लिए तैयार है और आने भी में सम्मेलन वो में सबसे एफडीआई है। तो ये कहना चाहिए कि भारत को आईएमएफ लेने से इंकार कर रहा है। देश जरूर तरक्की के मार्ग से आगे बढ़ रहा है, हमारी स्थिति पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करते, उससे पाकिस्तान से बहुत आगे है। ये मुद्दे जो कि आपने गिनवाए, राम जन्मभूमि का ट्रिपल तलाक का और ये सब जो भारतीय जनता के दिल से कुछ छूने वाले मुद्दे हैं, इनका आने वाले समय पे काफी प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि युवा वर्ग जो पहली दफा वोट दे रहा है उसको भी ये देखना है कि उसको आने वाले समय में रोजगार के अवसर कितने अवसर प्रदान होंगे। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर जो पहले से इम्प्रूवमेंट लॉ एंड ऑर्डर प्राप्ति उसको काफी अच्छा सुधारा गया है और निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं उनको। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं, कोई राज्य दुनिया में ऐसा नहीं जहाँ की क्राइम ना हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि क्राइम खत्म कर दिया, लेकिन क्राइम निश्चित रूप से कम किया गया है। भारतीय महिला आज की तारीख पहले से अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है और उनको रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। 1/3 के लिए रिजर्वेशन भी किया गया है जो पहले पिछली सरकारों में नहीं किया था। तो महिला जो भारत की उसका एक अभिन्न अंग है। आधी आबादी भारत की 40 करोड़ की आधी आबादी लगभग 70 करोड़ करीब की महिला है भारत में। वो राजनीतिक में आगे सभी लोग रुचि रखते हैं और आगे से आगे बढ़ के अपना सहयोग देते हैं। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं, पहले नहीं थे, अब उनको रोजगार के भी ज्यादा अवसर मिले। और अन्य चीजों को देखते हुए जो कि हम देख रहे हैं आने वाले जो समय की स्थिति है, विपक्ष दल एक जो खोदी पा रहा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई दूसरा ऐसा नहीं सामने ला सके। दूसरा कोई इसका कोई नाम, इसका कोई इम्पैक्ट हो, जनता के नाम नहीं कर पा रहे कि अगर कौन नेता हो। तो ये बहुत सी चीजें जो विपक्ष को बैठने को चिंतन मनन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त अपोजिशन विपक्षी दल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा में एक सशक्त विरोधी दल होगा तो निश्चित में शासित सरकार जो तो उनके काम करेगी, उसमें नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कब होगा जब विपक्षी दल आपस में इकट्ठे हों, एक बैठकर चिंतन मनन करें और एक जो लोकसभा चुनाव को लड़े। ऐसा होकर नजर नहीं आ रहा है जिसका फायदा आने वाले भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अगर कमजोर विपक्ष उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, देखिए एक आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने पेश किया उसमें 18 से लेकर 19 साल के मतदाता 1,84,81,610 और 20 से 29 साल के मतदाता 19,74,37,610। अब ये जो मतदाता हैं 18 से लेकर 29 साल के बीच में, ये अपना भविष्य कहाँ देखें? उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं आरओ के, उसके बाद यहाँ पर पुलिस भर्ती के एग्जाम होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक को लेकर मामला सामने आता है। रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। तो ऐसे में ये क्या देखकर आपको लगता है कि बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि अभी तक तो देखा जाए चाहे वो भर्ती हो, सरकारी नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, विपक्ष उन मुद्दों को भुनाने में पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। प्रियंका जी, देश की जनता बहुत ही समझदार है और हमारी जो युवा पीढ़ी है ना वो और भी अधिक समझदार है। आज की पीढ़ी वो सच और झूठ में अंतर जानती है। वो ये जानती है कि 10 साल में जो बसपा और सपा की सरकार में जब सरकारी सब सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, तो यही सरकारी नौकरियां जो है 2,94,000 थी सपा और बसपा के दोनों को मिलाकर। और ये आज के युवा पीढ़ी देख रहा है कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6-7 साल के वर्षों में 6.5 लाख सरकारी भर्तियां किया है इस सरकार ने। और सुनिए, निष्पक्षता के साथ किसी के ऊपर कोई जांच भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई के कोर्ट में मामला नहीं गया। लेकिन इन लोगों के समय में एक संदूक से चलती थी, भर्तियां होती थी और एक बंदूक पर होती थी। इस प्रकार की भर्तियां होती थी, पता नहीं चलता था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनके होते थे, वो नौकरियां बेच देते थे, परीक्षा तो नाम का होता था। ये लोग क्या बताएंगे? और रही बात, देखिए प्रियंका जी, अभी जिस प्रकार से अभी दोनों लोग झूठ बोल रहे थे, या देश की जनता जनार्दन ये नहीं जानती है कि इलेक्ट्रॉल की बात कर रहे थे, बॉन्ड की, उस बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, उसके कई राज्यों में सरकारें हैं और 20,000 करोड़ में उसको कितने मिले हैं?
6,000 करोड़ और 2 क्षेत्रीय कम मिलकर भी मात्र और कितना आर्य रोहन जी अभी जवाब दीजिए। 14,000 सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ मिले और 14,000 करोड़ किसको मिला है? ये कौन सी पार्टियां हैं? ये 6,000 करोड़। और दूसरी बात अभी वो देखिए बीच में प्रियंका जी ठीक है, बोलती ठीक है, ठीक है, बीच में ठीक हम है, किसी के नहीं बोलते तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप ठीक है, किसी को ठीक है, बीच ठीक में है। बोलने चंद्रमोहन जी, नहीं अब देंगे। समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन चौबे जी, रविंद्र सिंह जी, रोहन सिंह जी, आशुतोष शर्मा जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बाकायदा 19 अप्रैल से जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया, वो शुरू हो जाएगी और 4 जून को आपको बता दें कि नतीजे सामने आ जाएंगे और जनता का फैसला भी सामने आ जाएगा। और इसी बाबत अब 1 महीने का समय है सभी दलों के पास कि जनता के बीच में जाए और उसके साथ साथ अपनी बात उन्हें समझाएं, क्योंकि उन्हें ही समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।